नमस्ते सभी को। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती शुरू हो चुकी है वर्ग एक की, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 14 जून से 18 जून था और डॉक्यूमेंट वेरीफाई की जो डेट थी वो 23 जून से 23 जून की, जो अभी तक आपने कर चुकी होगी। अब आइए देखते हैं कि जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो क्या क्या थे, या फिर क्या रिक्वायरमेंट थी, या फिर कौन कौन सी कंडीशंस पे वो रिजेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी उसकी मार्कशीट चाहिए थी। सेकंड, जन्म तिथि की प्रमाणीकरण की 10th की मार्कशीट। थर्ड, स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर और वर्ष वाइज दिया अपने आपका जो सेमेस्टर वाइज हुआ हो या ईयर वाइज हुआ हो उनकी मार्कशीट सारी लेके आना है। स्नातक उपाधि की अंक सूची, स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर और वर्षों वाइज सेमेस्टर और ईयर वाइज ये भी लेके आनी है। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो, SC ST OBC या फिर EWS जो भी जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हो उनको उसमें टेस्ट करना है, लेके आना है। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके आना है। अतिथि शिक्षकों शिक्षक अनुभव से संबंधित कुछ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने के दिशा में, जो अपने अगर अतिथि शिक्षक है तो उनके संकुल के द्वारा लिखा हुआ है जो भी उनका स्कोर कार्ड होता है वो लेके आना। चाहे दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। B.Ed की अंक सूची, ये भी सेमेस्टर और ईयर वाइज अगर जिसकी जैसी हो। आय छूट संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा उसको भी अगर उसमें एज में कोई वो मिल रही हो तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट है। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र नाम उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम में प्रकाशन की गति। उपनाम परिवर्तन जैसे किसी लेडीज की शादी हो गई हो फीमेल की तो उसके जो नेम चेंज होगा उसके लिए आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद है तो अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज के सत्यापन के समय निम्नानुसार पत्र प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाइल तैयार कर साथ निर्धारित दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों में से प्रमाणीकरण किया जाएगा, अतः समस्त मूल दस्तावेज साफ लिखो। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं ये फॉर्म उसमें भरना है अपने को। सबसे पहले टेट की अंक सूची, जो प्री जो हुआ था एग्जाम हाई स्कूल टीचर का, उसकी टेट की अंक सूची में यहाँ पे विषय अंक उत्तीर्ण वर्ष ये दोनों डालना है। चयन परीक्षा की अंक सूची जो मेंस एग्जाम हुई थी उसकी मार्क्स डालने हैं। प्रवर्ग श्रेणी अनुलक्षित वर्ग प्रवर्ग को छोड़कर शेष में जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS वाले का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर से यहाँ लिखने हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के अनुसार जन्म तिथि 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं। स्नातक के मुख्य विषय तीनों जो भी ग्रेजुएशन में आपके तीनों सालों में जो सब्जेक्ट थे उनके मार्क्स यहाँ पे लिखना है। स्नातकोत्तर जो मास्टर्स में आपके यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कितना फर्स्ट ईयर में कितना नंबर आया, सेकंड ईयर में कितना नंबर आया, वो यहाँ पे डालना है। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने का आपने जो मास्टर्स की है वो आपने रेगुलर की है या प्राइवेट की है, ये जो दोनों में ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। B.Ed आपने कैसे की है, रेगुलर या प्राइवेट, दोनों आपको लिखना है। अच्छे से शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र के सत्र लिखे। अच्छे शिक्षक में आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 200 डेज और 2 से 3 शैक्षणिक वर्ग होना चाहिए उसके। सत्र अध्यापन दिवस, सत्र एक में कितने अध्यापन, 2 में कितने, 3 में कितने, टोटल आपको लिखना है। दिव्यांग अगर डिसेबिलिटी का कोई आपको सर्टिफिकेट वो लिखना है। रोजगार कार्यालय पंजीयन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है अपना जिन किन किन श्रेणी में आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांगता श्रेणी भूतपूर्व सैनिक अतिथि आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? जी नहीं, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है। अगर आपने कोई भी गलती से टिक कर दिया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र पर कब तक मान्य होगा? 31 मार्च 2024 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे, उससे के बाद के नहीं किए जाएंगे। अगर उसके बाद आपके 200 डेज पूरे हो रहे तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। विस्तृत विवरण निर्देशिका में देखें।
चौथा है, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं पे स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं और आपने कोई रेगुलर डिग्री करी है या प्राइवेट डिग्री करी है, रेगुलर डिग्री करी है, तो आपकी वो मान्य होगी या नहीं होगी। जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। उसमें रेगुलर रेगुलर और अतिथि शिक्षक पद मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य अतिथि कार्य की शासकीय शालाएं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। उसी अगर कॉलेज परिसर में या उसी में अगर आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो वही मान्य होगा, वरना अथवा मान्य नहीं होगा। पांचवा इसमें है, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आपने अतिथि शिक्षक श्रेणी में टिक किया और अगर आपका चयन उसमें हुआ है और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थी अमान्य हो गए। प्रतीक्षा सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर के मेरिट क्रम के आधार पर पत्र अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची में होगी। छठा है, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल नवीनतम ही मान्य होगा। अन्य राज्य जो भी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिन्होंने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम दी है, उनका यहाँ पे मान्य नहीं किया जा सकेगा, वो यहाँ पे जनरल में पात्र होंगे। नेक्स्ट है, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम पिता या पति के साथ मान्य होगा। अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, उसके पति के साथ मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, पीईबी ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूँ, क्या करूँ। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में क्लिक कर दिया और आप उसमें नहीं आती है तो आपकी पात्रता जो है वो रद्द की जाएगी। मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थी अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर तदनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची में होगी। मैं पीईबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया था जबकि मैं एसटी में आता हूँ, क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी। मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य होगी। प्रतीक्षा सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित के अनारक्षित प्रवर्ग में मेरिट क्रम के आधार पर अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची में होगी। इसका जो अगर आपने गलती से कहीं टिक कर दिया है तो उसमें मान्य नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थना अमान्य होगी। मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थना अमान्य होगा। आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है। दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थना मान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची में होगी। मेरे पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा। मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिट क्रम के आधार पर और तदनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची में होगी। मतलब ऐसा है कि अगर आप दिव्यांगता में आपने टिक किया है और आप दिव्यांगता नहीं है तो आपका जो मेन सूची से है वहाँ पे आपका नाम कट जाएगा और गैर दिव्यांग में आपकी मेरिट जो भी नंबर के हिसाब से है वो उसमें आ जाएगी। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं। 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थी अमान्य होगा। आप एक रेगुलर और एक प्राइवेट डिग्री कर सकते हैं। एक नियमित उपाधि एवं एक स्वधायी उपाधि होने पर अभ्यर्थी मान्य होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा। मान्य नहीं होगा। राज्य में ईएसबी के द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, अगर किसी महिला अभ्यर्थी का विवाह के उपरांत नाम में परिवर्तन है तो उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लिया जाएगा। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू।